तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 2026 के पहले मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि भारत कोकिंग कोल का आईपीओ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये आईपीओ 9 जनवरी से ओपन होने वाला है, बट अभी से ही इसके ग्रे मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड आपको देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों ऐसा लग भी रहा है कि इस आईपीओ में आपका पैसा जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आगे के वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि ओवरऑल आपको इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए, इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, उसका एक बेटर व्यू मिल सके। जी हाँ दोस्तों, एज यूजुअल हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, इसके बिजनेस के बारे में, इसके फंडामेंटल के बारे में एंड इसके वैल्यूएशन के बारे में। एंड लास्ट में इसके लेटेस्ट जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी कोल इंडिया से अलग कैसे है, ये कंपनी आखिर काम क्या करती है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी कोल इंडिया की ही एक सब्सिडरी कंपनी है जो मेजरली कोकिंग कोल माइनिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो कोल इंडिया के अंदर टोटल 8 सब्सिडरी है जिनका अलग अलग काम बांटा हुआ है। ठीक उसी तरह ये भी कंपनी का जो काम है वो दोस्तों अलग बांटा हुआ है। इस कंपनी का मेन रेवेन्यू आपको कोकिंग कोल के माइनिंग से देखने को मिल जाता है। मतलब दोस्तों अगर कोकिंग कोल के बारे में जाने तो कोल भी दोस्तों बहुत तरह का होता है, जिसमें से कोकिंग कोल होता है जिसका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज देखने को मिलता है। कंपनी के पास लगभग अभी 32 ऑपरेशनल माइन है, जिसमें से 4 अंडरग्राउंड माइन हो गया एंड 26 जो है ओपन कास्ट माइन हो गया। एंड 2 जो माइन है दोस्तों वो अंडरग्राउंड भी है एंड ओपन कास्ट भी है, यानी 2 जो कोल फील्ड माइन है वो ओपन भी है एंड अंडरग्राउंड भी है। एंड दोस्तों इस कंपनी के ज़्यादातर प्रेजेंस जो है वो आपको रानीगंज कोल फील्ड या फिर झरिया कोल फील्ड में देखने को मिल जाएगा, जो कि झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल से सटे हुए हैं। यहाँ का जो कोल फील्ड है वहीं से दोस्तों इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू ड्राइव होता है। वहीं बात करें इस कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में, तो दोस्तों इंडिया में जो भी कोकिंग कोल प्रोड्यूस होता है 60% जो कोकिंग कोल होता है वो दोस्तों इसी कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। यानी देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में ये कंपनी जो है वो मोनोपोली लाइक सिचुएशंस हैंडल करती है। वहीं बिजनेस के तुलना में अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो नो डाउट दोस्तों कंपनी जो है वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। बट वैसे अगर ओवरऑल फंडामेंटल देखा जाए तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके प्रॉफिट में एंड इसके रेवेन्यू में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहता है। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल भी एंड अभी हाफ ईयरली 26 में भी इसके रेवेन्यू में भी हमें गिरावट देखने को मिला हुआ है, जबकि सेम इसके प्रॉफिट में भी हमें गिरावट देखने को मिला हुआ है। अगर FY24 में कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो उस साल इस कंपनी का प्रॉफिट लगभग 1564 करोड़ के आसपास था। वहीं FY25 में इसके प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला हुआ था एंड उस साल इसका प्रॉफिट लगभग 1240 करोड़ के आसपास हुआ। जबकि FY26 के सेकंड क्वार्टर तक देखा जाए तो दोस्तों सेकंड क्वार्टर तक ये कंपनी लगभग 124 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट जनरेट कर पाई है। एंड दोस्तों इसके प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में जो मेजर फॉल देखने को मिला हुआ है वो हमें हेवी रेनफॉल के कारण देखने को मिला हुआ है। इस साल आपको बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल देखने को मिला हुआ था, जिसके कारण कोल माइनिंग उतना सही ढंग से नहीं हो पाया है, जिसके वजह से इसके रेवेन्यू में भी हमें गिरावट देखने को मिला हुआ है एंड सेम इसके प्रॉफिट में भी हमें गिरावट देखने को मिला हुआ है। बट स्टिल दोस्तों पिछले साल तक देखा जाए तो पिछले साल तक ये कंपनी लगभग 8% के आसपास तक प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पाई है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। वहीं कंपनी का ROE 20%, ROCE 30% एंड डेट टू इक्विटी दोस्तों ऑलमोस्ट जीरो है। यानी कंपनी का ROE एंड ROCE तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, बट इस कंपनी के ऊपर आपको कोई भी डेट देखने को नहीं मिलेगा, जो कि दोस्तों और भी काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी के फंडामेंटल के लिए। यानी ओवरऑल इसका फंडामेंटल तो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। वहीं फंडामेंटल की तुलना में दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, या आखिर ये कंपनी अपना IPO हमें किस वैल्यूएशन पे दे रही है, क्या ये कंपनी अपना IPO हमें सस्ता वैल्यूएशन पे दे रही है या फिर ये कंपनी अपना IPO हमें महंगे वैल्यूएशन पे दे रही है। तो दोस्तों इसके वैल्यूएशन को देखने के लिए हम लोग इस कंपनी को इसके 2 पेयर के साथ कंपेयर करने वाले हैं, जो यहाँ तो लिस्टेड नहीं है, बट इन दोनों कंपनी को आप न्यूयॉर्क एक्सचेंज पे देख सकते हैं। यहाँ अगर भारत कोकिंग कोल के बारे में देखा जाए तो दोस्तों ये कंपनी अपना IPO लगभग 43 के PE पे लेके आ रही है, जबकि अल्फा का पी रेशियो लगभग आपको 15 के आसपास देखने को मिलेगा एंड वारियर मेट कोल का पी रेशियो लगभग आपको 19-20 के आसपास देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर आप सेम IPO को FY25 के मुकाबले अगर पी रेशियो देखते हैं तो उस हिसाब से इसका पी रेशियो लगभग आपको 9 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि अल्फा के हिसाब से एंड वारियर के हिसाब से आपको सस्ता देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों FY26 के सेकेंड क्वार्टर तक इसके रेवेन्यू में भी
भी एंड इसके प्रॉफिट में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला हुआ है। इसी वजह से इसका अर्निंग पर शेयर लगभग आपको 53 पैसे के आसपास देखने को मिल जाएगा, जबकि अल्फा का अर्निंग पर शेयर 1233 रुपये के आसपास है एंड वारियरमेट का अर्निंग पर शेयर लगभग 410 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों अगर FY25 के हिसाब से देखते हैं तो उस हिसाब से आपको इसका वैल्यूएशन सस्ता नजर आ सकता है एंड अगर आप FY26 के सेकंड क्वार्टर तक के हिसाब से देखते हैं तो उस पर इस कंपनी का IPO आपको थोड़ा बहुत महंगा लग सकता है। बट फिर भी दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी लगभग कोकिंग कोल में 60% के मार्केट शेयर को रखती है, जो इस वैल्यूएशन को दोस्तों बिल्कुल डिजर्व करती है। यानी ओवरऑल अगर वैल्यूएशन देखा जाए तो दोस्तों वैल्यूएशन वाइज भी ये कंपनी आपको ठीक ठाक नज़र आ सकती है। हालांकि थोड़ा सा और वैल्यूएशन कम रहता तो दोस्तों इस IPO में हमें और ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। वहीं अब इस IPO की डिटेल के बारे में बात करें तो दोस्तों ये IPO 9 से 13 जनवरी के बीच में ओपन होने वाला है, जिसका प्राइस बैंड 21 रुपये से लेकर 23 रुपये पर शेयर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्राइस बैंड है वो रिटेल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एंड इसीलिए फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में इतना ज़्यादा आपको डिमांड भी देखने को मिल रहा है। बात करें इस IPO के टोटल इशू साइज के बारे में तो दोस्तों इसका टोटल इशू साइज केवल 1071 करोड़ के आसपास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एंड पूरा का पूरा जो IPO होगा वो ऑफर फॉर सेल के तहत आने वाला है, यानी कंपनी को इस IPO से कुछ नहीं मिलने वाला है। जो भी पैसा होगा वो कोल इंडिया के पास जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का जो पेरेंट कंपनी है वो कोल इंडिया है, इसलिए सारा का सारा जो पैसा है वो कोल इंडिया के पास जाने वाला है। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 600 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 13,800 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं दोस्तों अगर बात करें इस IPO में शेयर होल्डर कोटा के बारे में तो जी हाँ दोस्तों, इस IPO में शेयर होल्डर के लिए 10% का कोटा दिया गया है। अगर बात करें ओवरऑल कोटा के बारे में तो दोस्तों रिटेल को इस IPO में 35% के आसपास कोटा दिया गया है, जबकि एम्प्लॉय को इस IPO में लगभग 5% के आसपास कोटा दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस IPO में शेयर होल्डर कोटा के लिए अप्लाई करते हैं तो एडिशनल आपको इस IPO में शेयर होल्डर कोटा के लिए 10% का कोटा दिया गया है। यानी अगर आपके डीमेट अकाउंट में 2 जनवरी के पहले तक कोल इंडिया का एक शेयर होगा तो आप इस IPO में शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 1 जनवरी को बाई किया होगा तो 2 जनवरी को आपके डीमेट अकाउंट में इसका शेयर क्रेडिट हो गया होगा एंड 2 जनवरी को ही ये कंपनी अपना DRHP को फाइल की थी। इसलिए 1 जनवरी या फिर 1 जनवरी के पहले तक आपने कोल इंडिया का एक भी शेयर लिए होंगे तो आप इस IPO में शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड इवन दोस्तों रिटेल कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिलहाल दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए बहुत ही कम चांस है कि इस IPO में हमारा जो अलॉटमेंट है वो रिटेल कोटा में लग सके। इसलिए ज़्यादा जो चांस रहेगा दोस्तों हमारा अलॉटमेंट लगने का वो शेयर होल्डर कोटा में रहने वाला है। अगर लगभग आप 2 लाख के आसपास तक इस IPO में फंड लगाते हैं तो मिनिमम इस IPO में शेयर होल्डर कोटा के तौर पे आपको कुछ ना कुछ शेयर जो है वो मिल सकता है, क्योंकि शेयर होल्डर कोटा में दोस्तों अलॉटमेंट जो है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है, जबकि रिटेल में अलॉटमेंट दोस्तों लॉटरी बेसिस पे आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए रिटेल कोटा में मल्टीपल लॉट लगाने से कोई बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मल्टीपल लॉट आपको लगाना ही है तो जी हाँ दोस्तों, आप शेयर होल्डर कोटा में मल्टीपल लॉट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके डीमेट अकाउंट में कोल इंडिया का शेयर नहीं है, शेयर होल्डर कोटा के लिए आप एलिजिबल नहीं है, तो आप चाहें तो मल्टीपल अकाउंट से रिटेल कोटा में ही अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मल्टीपल अकाउंट से सिर्फ एक लॉट ही आप अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट आपका जो अलॉटमेंट चांस रहेगा वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। सो आप इस IPO में रिटेल कोटा में अप्लाई करने वाले हैं, शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने वाले हैं या फिर HNI में अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के फाइनल डिसीजन के बारे में कि क्या हमें इस IPO में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म या फिर इवन शॉर्ट टर्म का व्यू लेके हमें इस IPO में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो अगर बात करें लिस्टिंग गेंस के हिसाब से तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 70% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों अगर 70% के हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 10,000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। बट दोस्तों फिलहाल अभी तो इसके ग्रे मार्केट में 70% के आसपास डिमांड बना हुआ है, बट उम्मीद है कि इस IPO का लिस्टिंग आपको डबल प्रीमियम पे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों प्राइस बैंड भी इसका काफ़ी अट्रैक्टिव रखा गया है। IPO का साइज भी काफ़ी छोटा है एंड ये इस साल की पहले IPO होने वाली है, इसलिए अभी तक इस IPO का डिमांड आपको मार्केट में काफ़ी ह्यूज देखने को मिल रहा है। सो उम्मीद है कि इसका लिस्टिंग जो है वो डबल प्रीमियम पे देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों हमें कभी भी किसी भी IPO के केवल उसके GMP पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, बट फिलहाल दोस्तों अभी इसके ग्रे मार्केट में बहुत डिमांड है, कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटल भी ठीक है, वैल्यूएशन भी देखा जाए तो मिला जुला के ठीक है, इसलिए हमें इस IPO में लिस्टिंग गेंस के लिए तो ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। जबकि अगर बात करें कि क्या हमें इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए,
तो नो डाउट दोस्तों, वैसे देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस जो है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी इस सेक्टर में दोस्तों मोनोपोली का जो है वो पोजीशन होल्ड करती है, जिसके पास इस बिजनेस में लगभग 60% के आसपास का मार्केट शेयर है। वहीं अभी इस कंपनी का रेवेन्यू लगभग आपको 14,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि रिसेंट कंपनी के गाइडिंग्स के मुताबिक इसका रेवेन्यू लगभग आपको 2030 तक 20,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों ये कंपनी कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, एक पीएसयू कंपनी है, जिसके पीछे भी आपको दोस्तों गवर्नमेंट का बैकअप काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बट देखा है दोस्तों तो ये आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल रहने वाला है, यानी जो भी पैसा होगा वो पूरा का पूरा जो है वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। वहीं माइनिंग कंपनी को बार बार इन्वायरमेंटल रेगुलेशन फेस करना पड़ जाता है, जिसको हम लोग एक मेजर रिस्क के तौर पे देख सकते हैं। बट फाइनली दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक ठाक है, एंड ओवरऑल वैल्यूएशन देखा जाए तो दोस्तों वैल्यूएशन भी आपको सही देखने को मिल जाएगा। इसलिए ये जो आईपीओ है वो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए भी सही रह सकता है एंड इवन शॉर्ट टर्म के लिए सही रहने वाला है। बट हालांकि दोस्तों हमें इस आईपीओ में काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस मिल रहा है, इसलिए अभी के लिए मेरा सिर्फ इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए एंड शॉर्ट टर्म के लिए फोकस रहने वाला है। इसलिए मैं इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूँ एंड इवन शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी बाद मीडियम टर्म में ये करेक्ट होकर नीचे आता है, फिर हम उस समय इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। बट अभी के लिए मैं इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए एंड इवन शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आप जो डिसीजन बनाएं अपना रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड जो भी क्वेरी हो इस आईपीओ के रिगार्डिंग लेके, इसके शेयर होल्डर कोटा को लेके, वो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछे। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का 10 से 15 मिनट में रिप्लाई दे सकूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप इस आईपीओ में कौन से कोटा में अप्लाई करने वाले हैं वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।